सेम पेज के मामलात में आप समझते हैं तवाज़ुन उसी तरह बरकरार है, ऑल गुड, सारा ठीक चल रहा है। जिस तरीके से उस्मान बुज़दार को लेके एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के बीच में थोड़ी सी बिटरनेस थी, उसी तरह की बिटरनेस मुझे दिखाई देती है ख्वाजा आसिफ साहब को लेके। जिस तरीके से मुतालबा किया गया था कि बुज़दार को हटा दें, इसी तरह से शायद ये मुतालबा भी हो रहा है कि उनको डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दिया जाए। ऑल इज़ नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी है जरूर। हुकूमतों की पहचान तो उनकी अपोजिशन से होती है, जैसे अंधेरे की पहचान उजाले से है। खान साहब को ये चाहिए पार्टी के अंदर जितने धड़े हैं, जितने ग्रुप्स हैं, उन सबको खत्म करके पार्टी को एक यूनाइटेड पार्टी बनाने की कोशिश करें। ख्वाजा आसिफ साहब की भी हंगामी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, फिर वो तस्वीर जो सोशल मीडिया की जीनत बनी, उसकी बदन बोली बड़ी दिलचस्प है, उस पर बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ा डिस्कशन चल रहा है। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि सब ठीक है ना, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, स्मूथली चल रही हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ स्पेकुलेशन करना शुरू हो गए हैं इस सारे मुद्दे को लेकर, सियालकोट वाले मामले को लेकर। देखिए, बातें तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बहुत सारी बातें बीच में ठीक भी हैं। ये जो दरफुंतनी मैं कहूँगा इसे, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने छोड़ी थी ब्यूरोक्रेट्स को लेके, इसके हवाले से मेरे ख्याल से हमने एक इस तरह सुनी है कि आधा सच बोलते हैं लोग, ये तो उन्होंने क्वार्टर सच बोला है। इसलिए कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की जायदादें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की जायदादें बाहर नहीं हैं। आप लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, आयरलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ और भी बहुत सारे लोगों की जायदादें हैं। उनमें और भी बहुत सारे आइनी इदारों के लोग हैं, उनका किसी ने जिक्र ही नहीं किया है। लंदन आधा बसा हुआ है, जो पाकिस्तान के सियासतदानों के वहाँ असासे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बात नहीं की है। मेरे ख्याल से इसकी सबसे ज़्यादा गंभीरियत जिसकी वजह से पार्टी के अंदर काफ़ी उबाल है, वो ये है कि इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, जिसके बारे में दावा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी, उनके वज़ीर आज़म का भी, कि हर चीज़ स्मूथ चल रही है, उसमें दो बड़े फैक्टर हैं। एक उसमें ये कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी सुर है, मखासमत नहीं है रवायत के बरक्स, और दूसरा ये कि ब्यूरोक्रेसी इनके लिए बहुत काम कर रही थी। अब ये ब्यूरोक्रेसी को लेके जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, एक भूचाल सा आ गया है, और मेरे ख्याल से ये कोई यानी बेमानी नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है, भूचाल आना चाहिए। इसलिए कि वो जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स के नाम से बुलाते हैं, वो इस बात पर तो ज़रूर परेशान होंगे कि हवाला दे दिया गया है उनका कि पुर्तगाल में वो जायदादें ख़रीद रहे हैं और शरीयत लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन बाकी के लोगों का जिक्र भी अगर वो कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। उन्होंने क्यों अपनी विजडम में बाकियों का जिक्र नहीं किया है, ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ गुफ्तगू ज़रूर होगी। पार्टी में उनकी दो मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब से। ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो इस हुकूमत के पीछे असल में तो वही हैं, तो उनको भी इसके ऊपर परेशानी और परेशानी लाक होगी जो कुछ ख्वाजा आसिफ ने कहा है। अब ख्वाजा आसिफ के पास उसकी क्या प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि उन्होंने जनरल टर्म में बात की है, किसी एक ब्यूरोक्रेट का या 4 ब्यूरोक्रेट का या 10 ब्यूरोक्रेट का नाम लेके नहीं कहा है। तो ये सूरत हाल जो है मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगी। मैं सर आपकी इजाज़त से सर, मैं सिम्टम्स समझने के लिए ये पूछना चाह रहा हूँ। एक तरफ तो कुछ दिन पहले ये अफवाह तस्दीक में भी बदली कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत सारे मामलात से, जो मौजूदा चल रहा है सारा सिलसिला, उससे बहुत सारे नाखुश थे। फिर फैमिली इकट्ठ में भी ये डिस्कशंस हुए, बातें आगे तक गईं। फिर कुछ ख़ास लोगों के बारे में इकट्ठ हो गया कि भाई ये तो मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। दूसरा, यकदम हुकूमती वज़ीरों ने इमरान खान साहब को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर बार बार मुज़ाकरात की पेशकश करनी शुरू कर दी, और वो ये कहना शुरू हो गए कि सियासतदानों को मिल के काम करना चाहिए, सियासतदानों को सजाएं नहीं होनी चाहिए, इनको इकट्ठ होना चाहिए। ऊपर से ये कंट्रोवर्सी सियालकोट वाली सामने आ गई। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर देखें तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये सेम पेज के मामलात में आप समझते हैं तवाज़ुन उसी तरह बरकरार है, ये स्पेकुलेट ही हो रहा है, बस जिसका दिल चाह रहा है वो पतंगबाजी में ज़रा हवा का देख के कोई ना कोई बात कर देता है, वैसे कुछ नहीं है, ऑल गुड, सारा ठीक चल रहा है जैसे चल रहा था। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से उस्मान बुज़दार को लेके एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के बीच में थोड़ी सी बिटरनेस थी, उसी तरह की बिटरनेस मुझे दिखाई देती है ख्वाजा आसिफ साहब को लेके। जिस तरीके से मुतालबा किया गया था कि बुज़दार को हटा दें, इसी तरह से शायद ये मुतालबा भी हो रहा है कि उनको डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दिया जाए। ये एक कंट्रोवर्सी है जो शायद अभी तक कवर्ड है, आने वाले दिनों में ये बिल्कुल सामने आने वाली है। और अगर ये सूरत हाल है तो मुस्लिम लीग नून और ये जो एलाइड गवर्नमेंट है, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई पंगा करना।
और अगर करेंगे तो नतायज जो है वो फिर उसको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऑल इज़ नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कहीं ना कोई खराबी है ज़रूर। ठीक है, अब सर मुझे ये समझना है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि हम ज़िमनी इंतखाबात का तो बाइकआउट करेंगे। आप तारीख को आपसे बेहतर सर कौन समझा सकता है, कौन सिखा सकता है? मैं यही बात आपके सामने रख रहा हूँ जी, और आप इसे समझना चाह रहे हैं कि ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ को किधर लेके जाएगा, क्या इस फैसले के जो है नुकसानात होंगे, और अगर ये फ़ैसला इसके रिवर्स करते हैं और ज़िमनी इंतखाबात में जाते हैं तो उसके समरात फिर क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस तरह के फैसले जो है उसने पीटीआई को कभी सर्व नहीं किया है, नुकसान पहुंचाया है। अगर आपको याद हो, जो असम्बलियाँ तोड़ी गई थी, नेशनल असम्बली और पंजाब असम्बली, बहुत लोगों ने मशवरा दिया खान साहब को कि मत करेंगे, आपको इसका नुकसान होगा। और आपने देखा कि कितना खौफनाक नुकसान हुआ। ना ही तो इलेक्शन हाथ आया फौरी तौर पे, और ना ही उसका कोई फ़ायदा हुआ। नुकसान ये हुआ कि पार्टी के अंदर हिस्से बखरे हुए और नई रियलिटी सामने लाई गई कि वो शख्स जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा जाता था, उसको प्रेसिडेंट बनाना पड़ा तहरीक इंसाफ का। इसी तरह की गलती अब ये हो रही है कि अगर वो मैदान छोड़ेंगे तो वो हुकूमत की टर्फ पे आके खेल रहे हैं, जो कि हुकूमत चाहती है कि पीटीआई आइसोलेट होती जाए। आप देखिए, इसके हवाले से दो बातें अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जूं वक्त गुजरता जा रहा है, पीटीआई की रेलेवेंस जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। अगर वो मैदान भी खुले छोड़ देंगे, एक तरफ डिस्क्वालिफिकेशन का सामना है उनको, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर इंतशार है, पार्टी के अंदर डिफरेंट राय मौजूद है मुख्तलिफ चीज़ों को लेके, और फिर ये मैदान भी खाली छोड़ेंगे तो इसका फ़ायदा किसी को नहीं होने जा रहा सिवाय इसके कि तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा। पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त अलाइड गवर्नमेंट है उसकी पोजीशन फर्दर स्ट्रेंथन होगी। पीटीआई इस पोजीशन में भी नहीं रही है कि वो असम्बली का इजलास कन्वीन कर सके। तो खान साहब अगर अपनी ज़िद की नज़र हर चीज़ को करते जाएंगे तो उसका नुकसान किसी को नहीं होगा सिवाय पीटीआई और खान साहब के। जी अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताइए कि अब इसी पैटर्न को आप जब आगे बढ़ाते हैं तो किसी तरह की ऑपोजिशन पार्लियामेंट में जब होगी नहीं तो ये गवर्नमेंट जो है वो फ़कत गवर्नमेंट ही होगी, उसका ऑपोजिशन ही नहीं होगा। अब चीज़ें तो ज़िद से पहचानी जाती हैं, हुकूमतों की पहचान तो उनकी ऑपोजिशन से होती है, जैसे अंधेरे की पहचान उजाले से है। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि फिर ये सिस्टम, इसकी मजबूती, इसके मसल्स बनना, इसकी पायदारी, और फिर वो जो लोग स्पेकुलेट करते हैं कि एक दिन आएगा, वन फाइन मॉर्निंग चीज़ें बदल चुकी होंगी, शायद कौमी हुकूमत की तरफ जा चुकी हों, इस तरह की अफवाहें बड़ी शिद्दत से बड़ी देर से फैली हुई हैं, इन सारी बातों का सर क्या जवाब है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी रही है कि जितना वक्त गुजर जाए वो उनके लिए बेहतर और पीटीआई के लिए नुकसानदेह है। इसलिए कि आपने देखा वो बानी पीटीआई जिसके लोगों के कहने के ऊपर लोग हज़ारों की तादाद में बाहर निकल आते थे, बानी की अपनी कॉल के ऊपर भी 5 अगस्त को जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि खान साहब को जेल के अंदर रखा जाए, जूं वक्त गुजरता जाएगा पार्टी और बानी पार्टी दोनों इररेलेवेंट होते जाएंगे। हमने इसका नतीजा देखा। हमने देखा जो MNAs, MPAs और सेनेटर्स थे इनके, इन्होंने सवाए खान साहब को खुश करने के, बयानात देने के या जलसे जुलूस करने के, पलट के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की तरफ देखा ही नहीं है। जब ये सूरत हाल होगी तो इनकी काल पर कोई क्यों निकलेगा? क्या हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में हशर नहीं देखा? एक ऐसी पार्टी जिसने 3 मरतबा मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत बनाई इस बुनियाद पर कि उसकी सबसे ज़्यादा सीटें पंजाब में थी। तो पंजाब को अगर इस तरीके से आप डिसोन करेंगे, डिसकनेक्ट करेंगे, उसका नुकसान किसी को नहीं होगा सिवाय इसके कि पीटीआई जो है वो इररेलेवेंट होती जाएगी। दैट इज़ व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स। खान साहब को ये चाहिए। इस वक्त 2 प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए उनकी। एक ये कि वो पार्टी के अंदर जितने धड़े हैं, जितने ग्रुप्स हैं, उन सब को ख़त्म करके पार्टी को एक यूनाइटेड पार्टी बनाने की कोशिश करें, जो सबसे बड़ा चैलेंज होना चाहिए, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हाइप क्रिएट करने से पीटीआई की सियासी ज़िंदगी जो है वो महदूद होती जा रही है। बच्चे आ रहे हैं, फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, लोग बेनज़ीर का 1986 10 अप्रैल का इस्तकबाल भूल जाएंगे। वेयर आर दे? वो तहरीक को लीड करेंगे आके, और फिर देखिएगा क्या इंसानी सरों के समुंदर निकलेंगे। ये सब कुछ जो है ये नुकसानदेह है, ये ठीक नहीं है। अब इसके लिए मैं आई एम नो बडी टू एडवाइस खान साहब, बट खान साहब को अपनी पार्टी के बारे में देखना पड़ेगा। अब देखिए, बातें हो रही हैं कि शेर अफजल मरवत को वापस लाएं, तो भाई निकाला क्यों था?
तो कहने का मतलब ये है कि डिसरे में है पार्टी की यूनिटी जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है खान साहब के लिए। अगर ये पार्टी इसी तरह हिस्से बखरों में रही और वक्त गुजरता गया और दूसरे इलेक्शन का टाइम आ गया तो पीटीआई विल रिपेंट।